बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब क्या है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल? ठीक है, इसे पूरा समझिए और समझने के बाद वर्ड्स में इसे देखेंगे कि वर्ड्स में क्या कहलाता है, क्या बनता है पूरा। पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पूरा हम देख लेते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या चीज। स्ट्रीम लाइन फ्लो पर यह एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल है? स्ट्रीम लाइन फ्लो पर एप्लीकेबल है। टर्बुलेंट फ्लो पर यह एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक ट्यूब में ड्रॉ कर रहे हैं। एक ऐसी ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है एट टू एंड्स। एक एंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर है और दूसरे एंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर है। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि अर्थ सरफेस से भी इसकी हाइट डिफरेंट है। इट इज व्हाट? इट इज अर्थ सरफेस। इट इज अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो मिड मिड ऑफ द ओपनिंग है, फर्स्ट ओपनिंग, अर्थ सरफेस से ये हाइट है h1 और सेकंड ओपनिंग का मिड, सेकंड ओपनिंग का जो मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सेकंड ओपनिंग, इसकी हाइट है कितनी? h2। और यहां आपको क्लियर दिख रहा है h2 इज ग्रेटर देन h1। दिस इज द एंड x, दिस इज द एंड y, एंड x एंड y। At end x, the cross-sectional area is A1. At y, the cross-sectional area is A2, and simply A1 is greater than A2. At end x, liquid is entering a tube with a velocity of v1. At y, the liquid is coming out of tube at velocity v2. So by the equation of continuity, larger the area, smaller the speed. Smaller the area of cross section, larger is the speed. Okay? तो हम ये कहेंगे क्या? By equation of continuity, AV equals constant, hence A1 V1 equals A2 V2 equals, मैं इसको ले रहा हूं K, कांस्टेंट K ले लिया मैंने इसको। A1 V1 equals A2 V2 equals K, राइट? लिक्विड का जो भी फ्लो होता है, किसी भी फ्लूइड का फ्लो हो, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। अगर यहां लिक्विड फ्लो कर रहा है तो सिंपल सी बात क्या है, लिक्विड के फ्लो होने के पीछे प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। एट एक्स, जो प्रेशर इस लिक्विड को अंदर धकेल रहा है, दैट प्रेशर इज P1। और जिस प्रेशर को धकेलकर लिक्विड बाहर निकल रहा है, दिस प्रेशर इज P2। समझ में? P1 इज ग्रेटर देन P2, तभी लिक्विड का फ्लो पॉसिबल हो पाएगा। अगर दोनों तरफ लिक्विड के ट्यूब फ्लो के दोनों एंड्स पर प्रेशर अगर सेम, तो लिक्विड का फ्लो होगा ही नहीं। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। यहां प्रेशर लार्जर है, P1 इज ग्रेटर देन P2, राइट? लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग, आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं। आइडियल लिक्विड कौन सा होता है? जो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या हुआ? इसकी डेंसिटी
अनचेंज रहेगी। व्हाट? डेंसिटी इसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, एक्स पर भी हमने डेंसिटी क्या लेनी है? रो। और यहां भी डेंसिटी क्या लेनी है? रो। रो और टू हम नहीं लेंगे, इनकम्प्रेसिबल है। और साथ ही साथ में कौन है ये? नॉन विस्कस है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आइडियल लिक्विड का मीनिंग है इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। विस्कस फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहे, अदरवाइज कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा अगेंस्ट विस्कस फोर्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि विस्कस नहीं है। ठीक है। A1 V1 इक्वल A2 V2। तो यहां से हम छोटा सा एक रीजन लिख लें क्या, कि सिंस A1 is greater than A2, since A1 is greater than A2, thus V2 is greater than V1। यहां लार्जर है वेलोसिटी, और जहां से निकल रहा है, जहां एंटर कर रहा है ट्यूब में, यहां वेलोसिटी कैसी है? स्मॉलर वेलोसिटी। दोनों तक की बातें क्लियर हुई आपको? अब तीन दोनों एंड पर हम एनर्जीज कंसीडर करेंगे, वर्क कंसीडर करेंगे। यहां जब लिक्विड एंटर कर रहा है एक्स पर लिक्विड ने एंटर किया लिक्विड ट्यूब के अंदर, तो किसी न किसी एजेंट ने, किसी पंप ने, किसी सोर्स ने इस लिक्विड को ट्यूब के अंदर भेजा है ना? तो वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, वर्क इज डन ऑन द लिक्विड। यहां लिक्विड बाहर निकल कर आ रहा है, हम नॉर्मल क्या कहेंगे? नॉर्मल बाहर एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की एयर को हटा करके लिक्विड बाहर निकल रहा है। एयर को हटाने के लिए, लिक्विड को बाहर निकलने के लिए एयर को हटाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। Here at end X, work is done on the liquid by some external agent which is pushing the liquid into the tube. At end Y, work is done by the liquid against external pressure which is normally atmospheric pressure. जानने के लिए शायद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो पहले हम वर्क से निपट लेते हैं कि कितना वर्क हुआ लिक्विड पर और कितना वर्क किया लिक्विड ने। ठीक। एट एक्स वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, वर्क इज डन ऑन द लिक्विड बाय external source। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम हम निकाल लेते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, क्योंकि हम 1 सेकेंड का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। तो W1 इज इक्वल टू फोर्स कितना होगा बोलिए? प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड इन 1 सेकेंड। here at x कितनी है ये? V1। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखा जाएगा? इंटू वेलोसिटी एट x। तो वर्क डन ऑन द लिक्विड बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ P1 A1 V1 जूल पर सेकेंड वर्क। 1 सेकेंड में लिक्विड जिस पंप ने, सोर्स ने, जिस लिक्विड को अंदर भेजा है, उसने 1 सेकेंड में कितना वर्क किया? उसने 1 सेकेंड में किया वर्क P1 A1 V1 जूल। अब Y पर आ जाओ। Y पर क्या हुआ? तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट लिक्विड को बाहर निकलना है। एट Y वर्क इज डन
by the liquid against एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर? ये P2। सारी कहानी करने के बाद ये निकल कर आएगा आपका P2A2 इंटू V2 जूल पर सेकेंड। दिस इज द वर्क डन बाय लिक्विड at Y. P1A1 V1 is the work done on the liquid. P2A2 V2 is the work done by the liquid. हमारे इस पर काम किया मोटर ने, उसमें से 600 जूल कर दिया लिक्विड में, तो लिक्विड में कितना बचा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा में। और ये क्या होगी? एनर्जी। वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल सी बात है, इस पर मैं यहां से फोर्स लगाना शुरू करूं, यहां से मैंने फोर्स लगाना शुरू करा, यहां तक छोड़ दिया ऐसे हाथ में से, तो वर्क इज डन ऑन दिस पेन। हाउ डज दिस वर्क अपीयर? एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पेन। मैंने यहां से फोर्स लगानी शुरू करी और यहां तक इसे उठा दिया ऊपर। वर्क इज डन ऑन द पेन। हाउ डज दिस वर्क अपीयर? एज इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओवरऑल सिंपल सी बात है, इंक्रीज एनर्जी। So what is the increase in energy of liquid pressure? Oh, sorry. What is the increase in energy of liquid? What? नहीं, work done on the liquid minus work done by the liquid. अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वर्क डन बाय द लिक्विड ज्यादा है। पॉजिटिव में आता है तो वर्क डन ऑन द लिक्विड ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लिक्विड कितना हुआ? इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लिक्विड, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन on the liquid minus work done by the liquid. Okay, तो increase in energy of liquid is equals to W1 minus W2। तो कितना इंक्रीज हो गया? W1 कितना था? P1A1 V1 माइनस P2A2 V2। ये आपका इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लिक्विड हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाई ऐसे, जो भी वर्क था वो इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हुआ। मैंने सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इसे ऊपर उठा दिया, तो जो भी वर्क किया मैंने इस पॉइंट पर, इट अपीयर एज इंक्रीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखना, ऐसे छोड़ दिया मैंने, यहां से ऊपर भी ले जा रहा हूं और फोर्स आगे के लिए लगा रहा हूं। तो क्या हुआ? जब ये ऊपर उठा रहा हूं बॉडी को तो पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज हो रहा है, और जब मैंने इसके ऊपर वर्क किया, जो छोड़ दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज हो गया। सो द टोटल वर्क डन बाय मी appear in two forms: increased potential energy and increased kinetic energy. क्लियर है इतनी बात? अब वॉट एवर बी द वर्क डन ऑन द लिक्विड, जितना भी वर्क हुआ है लिक्विड पर, इट अपीयर्स इन टू फॉर्म्स: इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा ध्यान से, at x the vertical height of liquid is h1, at y the vertical height of liquid is h2, h2 is greater than h1, means liquid is rising up, ऊपर उठ गया, there is increase in gravitational potential energy. At x speed of liquid is v1, smaller speed. At y v2 is greater, v2 is greater than v1 by the equation of continuity. So the increase by increasing
kinetic energy of liquid. So there are two increase in gravitational potential energy plus increase in kinetic energy. And why is this increase in energy? क्यों है ये increase, दोनों energy क्यों increase है? Because work is done on the liquid. Work is done on the liquid. So the total increase in energy, whatever would be the kind of energy, whether it is potential energy or kinetic energy, or total increase in energy is equal to net work done on the liquid. Simple phenomenon है. Total energy increase of total increase in energy of liquid is equal to total work done on the net work done on the liquid. सिंपल सी बात है. ठीक है. तो अब एक एक करके पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें कितना इंक्रीज हुआ, फिर फाइंड करें काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, और फिर इट इज इक्वल टू नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड. फ्रॉम x to y, मैं सीधे तो लिख रहा हूं बस. Increase in kinetic energy, it is half m v2 square minus half m v1 square, because v2 is greater than v1 joule. ठीक है. Increase in gravitational potential energy, how much? mgh2 minus mgh1 जूल. किसके लिए है? इंक्रीजिंग फ्रॉम एक्स टू वाई फॉर मास m ऑफ लिक्विड. ठीक है. यहां ये बात ध्यान रखनी है, m इज द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. क्योंकि ये वहां ध्यान रखिए कि जो वर्क लिए हैं ये किसके लिए लिया है? वर्क पर सेकंड वर्क लिया है. तो यहां मास भी कौन सा है? जो एक सेकंड में फ्लो करेगा. दोनों केस में मास. ओके. तो सिंपल सी बात है, टोटल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ टोटल इंक्रीज इन energy of liquid for mass m per second equals net work done on the liquid. कौन सा? पर सेकेंड. नेट वर्क डन भी पर सेकेंड ही देना पड़ेगा. दो एनर्जी इंक्रीज हुई थी, एक एनर्जी इंक्रीज हुई काइनेटिक की, दूसरी एनर्जी इंक्रीज हुई पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 minus mgh1, and it must be equal to what? Net work done by on the कितने? P1 V1 A1 minus P2 A2 V2. यार हमने उल्टा समझ रहा है. यहाँ तो हमने 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, यहाँ 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया. क्यों? क्योंकि प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन प्रेशर P2. ठीक है. अब सिंपल सी बात है, मैं इसमें 1 वाली क्वांटिटी एक साथ ले लूं और 2 वाली क्वांटिटी सारी एक साथ ले लूं. देखिए जरा ध्यान से. P1 V1 A1 प्लस में एक काम करूंगा, इस माइनस वाले को उठाकर दे लेंगे. P2 V2 A2 P2 V2 A2. अब देखना जरा यहां लेफ्ट साइड में है पहले क्या है? हाफ m V2 स्क्वायर
और ये भी है पहली MgH2 इजिकल्स टू राइट हैंड साइड में प्लस का चल रहा है क्या P1 V1 A1 ये चला गया हाफ M V1 स्क्वायर प्लस MgH1। ये तो रही बात दो क्रॉस सेक्शन पर। कौन कौन से दो क्रॉस सेक्शंस पर? एक क्रॉस सेक्शन X, एक क्रॉस सेक्शन Y। अगर आप एक तीसरा क्रॉस सेक्शन यहां ले लें, यहां तीसरा क्रॉस सेक्शन ले लें, इस क्रॉस सेक्शन पर हाइट है h3, वेलोसिटी है v3, एरिया क्रॉस सेक्शन है a3, प्रेशर है p3, तो फिर से सारा प्रोसेस करने के बाद क्या निकल कर आएगा? ऐसे सारा प्रोसेस करने के बाद सिंपल सी बात है, इसमें एक लाइन और हो जाएगी। क्या और हो जाएगा? इजिकल टू P3 V3 A3 हाफ M V3 स्क्वायर प्लस MgH3, है ना। यानी कितने भी क्रॉस सेक्शन पर लेते चले जाओ आपका ये सब क्या रहेगा? बना रहेगा। अब यहां से हम इसे भी सीधे सीधे कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, आसान रहेगा कुछ और से A1 V1 इक्वल्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंट्री पर सेकेंड। A2 V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्जिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। A1 V1 is the volume of liquid entering per second. A2 V2 is the volume of liquid emerging per second. Since liquid is incompressible, liquid is incompressible, तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्जिंग पर सेकेंड, मीन्स A1 V1 equals A2 V2. I write it capital V. These are small v, velocity, representing velocity, capital V. Now, the equation becomes P2, what will you write? A2 V2, capital V. P2V plus half M V2 square plus MgH2 equals P1V, because A1 V1 is also equals to capital V, plus half M V1 square plus MgH1, right? अब पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दे रहे हैं हम। डिवाइड बाय मास फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या बना? P2 V by M प्लस हाफ M, तो आएंगे ये M क्या है? शुरू से हम कह रहे हैं इट इज द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या बना? V2 स्क्वायर प्लस GH2 इक्वल्स P1 V by M मास पर यूनिट टाइम फ्लोइंग V1 square plus GH1. This is the reverse of reciprocal of density. Then it becomes P2 by rho plus half V2 square plus GH2 equals P1 by rho half V1 square plus GH1. ठीक है, ये तो हमारे दो क्रॉस सेक्शंस के लिए है। फॉर एनी क्रॉस सेक्शन
for any cross section, you can write P by rho plus half V square plus GH equals what? Constant. P by rho क्या फाइंड कर चुके हैं हम इससे पहले? P by rho बताइए. P by rho क्या फाइंड किया है हमने? तो यहां आ जाए. P by rho क्या है ये? P by rho क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. P by rho क्या है? प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड. कितना है ये? P by rho. इसी तरह से आ रहा है, इसमें आ रहा है हाफ वी स्क्वायर. व्हाट इज दिस हाफ वी स्क्वायर? यस, इट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड. इट इज हाफ. तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? P by rho हम क्या कहेंगे? प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी लिक्विड तो है ही ये, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो. और ये जो स्टेटमेंट निकल कर आया है यही कहलाता है बर्नौलीज थ्योरम. ये पूरा स्टेटमेंट ही बर्नौलीज थ्योरम है. क्या है बर्नौलीज थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम क्या है? इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड, in streamline flow of a liquid, the sum of pressure energy, gravitational potential energy and the kinetic energy per unit mass of liquid remains constant. per unit mass यहाँ लगाना जरूरी है. सारी एनर्जीज आपको कैसे लेनी है? सारी की सारी एनर्जीज आपको पर यूनिट मास ही कंसिडर करनी है. क्लियर है बात इतनी? यहां से थोड़ा सा हम इसमें चेंज और करेंगे. क्या चेंज करेंगे? हालांकि ये पूरा हो गया, यहां तक पूरा हो गया, लेकिन इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंट फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं. ये था P by rho प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इक्वल्स कांस्टेंट. पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, तो क्या बनेगा? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स कांस्टेंट. अब ये P क्या बन गया? याद कीजिए, इट इज प्रेशर एनर्जी. देखने में तो ये प्रेशर लग रहा है लेकिन ये प्रेशर एनर्जी है. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो चाहे पर यूनिट वॉल्यूम कह लीजिए या पर यूनिट मास कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं. ठीक है. इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एक रूप और ले सकते हैं. इसी इक्वेशन का एक रूप और ले सकते हैं हम. ये ओरिजिनल इक्वेशन है किस फॉर्म में? पर यूनिट मास के फॉर्म में. इसी को हम G से डिवाइड कर दें. G से डिवाइड कर दें तो ये बनता है P बाय रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर बाय G प्लस H इक्वल्स कांस्टेंट. यहां इसके स्पेशल नाम दे दिए जाते हैं. है कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसे ही. P बाय रो जी इज कॉल्ड प्रेशर हेड. V स्क्वायर बाय G, हाफ V स्क्वायर बाय G इज कॉल्ड, बोलो, काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड.
और ये क्या कहलाया जाएगा? ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड, इन तीनों का सम भी क्या बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। बेसिक इक्वेशन हमारी ये निकल कर आती है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी ये दोनों तीनों फॉर्मेट इसी के डिफरेंट रूप है। थोड़ा सा इसी में और समझते हैं कि हमारी छत पर रखे हुए जड़े हुए टीन आंधी में क्यों उड़ जाते हैं। ये है हमारा इक्वेशन है। ये तब है जबकि मोशन लिक्विड का हॉरिजॉन्टल नहीं है। कैसा मोशन लिया था हमने लिक्विड का? स्ट्रीमलाइन फ्लो तो है ही, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है मोशन। लेकिन अगर यही ट्यूब आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाइप हो अर्थ सरफेस के पैरेलल, तो फिर H1 और H2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या रहेगा? फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो, फॉर हॉरिजॉन्टल, लेकिन कैसा फ्लो? स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बनेगा आपके पास? P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी तो कांस्टेंट होगी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ठीक है, इन दोनों का सम कांस्टेंट बना रहेगा। अगर कहीं वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो अपने आप ही क्या होगा? प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम पड़ गई तो अपने आप ये प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब आप